चलिए ठीक है। तो उस समय अगर हम लोग देखें तो हम लोग आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में जनरली हम लोगों ने 8 कैटेगरी जानी थी। उन 8 कैटेगरी में भी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 था, उसमें भी 8 कैटेगरी होती है, वो भी हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना भैया। तो अब दूसरा आता है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.2, ये उसका ही दूसरा पॉइंट है, ठीक। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है जो आपके कोर्स में है, इसको मोटा मोटा ऐसे समझ लेते हैं कि हुआ ये था कि पोस्ट ऑफिस की रीच को बढ़ाने के लिए, मतलब पोस्ट ऑफिस की पकड़ को बढ़ाने के लिए और कस्टमर सर्विस को बढ़ाने के लिए, किसको यहाँ लिख लेते हैं, स्ट्रेंथन इट्स रीच एंड कस्टमर सर्विस है, ये भी नहीं है। कस्टमर सर्विस, ठीक है ना, ठीक, मतलब पकड़ और कस्टमर की जो सेवा, ग्राहक सेवा है, ठीक है, जैसे होता नहीं जन सेवा डाक सेवा स्लोगन है, ठीक है। किसके द्वारा, बाय टेक कॉम्पिटेंस, मतलब टेक्नोलॉजी के आधार पर जो भी कॉम्पिटेंस हो रहा था, कहाँ पर हो रहा है, हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कर रहे हैं तो हम आज भी उन्हीं की बात करेंगे, डीओपी में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा आईटी मॉडर्नाइजेशन था 2020-21 में, ठीक है, उसको और मॉडर्नाइज किया, तब उसका नाम आ गया मॉडर्नाइज आईटी डीओपी 2.2, ठीक है। एक उस प्रकार से जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना भैया, तो नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता जाता है, लेकिन मूलभूत तो वही सॉफ्टवेयर रहेगा। तो ये उसी का नया वर्जन आ गया। क्यों ज़रूरत पड़ी, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने, इनकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब इसकी जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नया फीचर आप अगर डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, तो आप देखते होंगे उसके में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ जाता है, स्पीड अच्छी हो सकती है, ठीक है, कोई नया इंटरफेस आ सकता है, ठीक है, या जो स्क्रीन पे आइकन्स होते हैं उनका डिज़ाइन चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ बदलाव आया था, मतलब इतना सारा काम करने के बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके लिए उन्होंने एक चीज़ अपॉइंट की। क्या अपॉइंट किया वो देख लीजिए, PwC, ठीक है। ये कंसल्टेंट था जिसका नाम है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, लिख दूं। इन्होंने इस कार्य के लिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया जिसे PwC कहा गया, जिसका फुल फॉर्म है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ठीक, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, एक कंसल्टेंसी का जिसका नाम ये था, ठीक, क्लियर है। अब जाहिर सी बात है अगर कोई अपॉइंट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अब ये अपॉइंट किया गया है तो इसको कुछ काम तो दिया गया होगा ना। तो इसके 2 काम थे, वो ध्यान रखने, 2 काम थे। पहला क्या काम था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आईटी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके एक्विजिशन के स्टेटस को स्टडी करना, लिखो। पहला काम क्या था, टू स्टडी द status of acquisition of
IT capabilities in the organization, मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है DOP में, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी बढ़ोतरियाँ हो सकती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं सामने, उनके बारे में स्टडी करने के लिए ये बैठाए गए थे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने स्टडी किया होगा, ठीक है, कि ये चुनौतियां हैं या ये चीज़ हम करेंगे तो IT के फील्ड में हम आगे जा सकते हैं, तो एक रिपोर्ट तो बनाई होगी ना, बिना भाई कोई भी चीज़ स्टडी होगी तो रिपोर्ट बनाई जाएगी ना। तो उन्होंने क्या किया कि एक रिपोर्ट बनाई इस पर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, सबमिट अ रिपोर्ट। इसके अलावा इस पॉइंट में पूरा कुछ नहीं पढ़ना है। सबमिट अ रिपोर्ट कीपिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन माइंड। बात को समझते हैं आप, मोटा मोटा समझते हैं। कोई भी चीज़ आई थी, उसको बेहतर करने के लिए एक नया आया 2.0। इसकी मेन खासियत थी क्या कि इसकी पकड़ को मजबूत करना, ग्राहक को पकड़ के रखना, ग्राहक की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। ठीक है, किसकी तरफ से? भाई आज की डेट में हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे बेस हो गई है। ठीक है, तो अगर हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होंगे तो पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया। इसके लिए उन्होंने एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया। उसका काम क्या था कि वो ये देखता था DOP में IT से जुड़ी हुई जो चीज़ें बढ़ सकती हैं या उत्थान हो सकता है या कमियां हैं या चैलेंजेस हैं, उनके स्टेटस को स्टडी करना। फिर उनके लिए एक रिपोर्ट बनाई इन्होंने कि ये ऐसा करेंगे तो हम फ्यूचर में आगे जा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही काम था इसका, और कोई काम नहीं था, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये दूसरा पिलर ख़त्म हो गया। ठीक, आगे आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अभी आपका उद्देश्य है अर्जुन की तरह खाली आपका जो भी लक्ष्य है उसे हासिल करना, ना कि अभी PhD करना। ठीक है, अभी वो चीज़ें पढ़िए जिससे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। बाकी उसके बाद तो टाइम ही टाइम। मैं तो खुद ही कहता हूँ, जब टाइम हो, नींद ना आए, किताब उठाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, रील भी देख सकते हो, मना नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब से हम खुद देखते हैं, भाई झूठ क्या है बोले, लेकिन अब एकदम वाकई समय नहीं है। देखते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ढूंढने के लिए देखते हैं। जब वो मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो आप सोच रहे हैं कि लिख लेते हैं डायरी में, डायरेक्ट खोज लेंगे। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट एरो इंडिया पोस्ट। कुछ जगहों पर विद्वानों द्वारा मैंने ये सुना है कि इंडिया पोस्ट इसका बिजनेस नेम है। मतलब मेरा ये व्यक्तिगत तथ्य नहीं, मैंने सुना है कहीं, या कहीं मैं अखबार में देख रहा था, तो इसको इन्होंने बोला था कि इसका बिजनेस नेम जो भी है, तो याद कर लीजिए, कभी अगर पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, और वैसे तो हम लोग बोलते ही हैं भारतीय डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता है कि वो सत्य है कि नहीं सत्य है, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, जो आता नहीं था, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, यूट्यूब पे भी आ जाता है, कहीं पढ़ा वो मेरा भी लग रहा है ना, कहीं पे ये यूट्यूब पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ, मैंने दिया भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे जहाँ से जो, जैसे गूगल पे भी क्या होता है, जिसको जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉपी पेस्ट कर देता है। तो मैं उसको जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगी मिली, मैं सब कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, कुछ भी छूटे ना। चलो, सबसे पहले जब पढ़ने आपके पास आए तब आपने पहले दिन क्लास में बताया। हाँ ठीक, चलो प्रोजेक्ट एरो इंडिया पोस्ट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये चीज़ आई कब थी। ठीक है, ये इसको मोटा मोटा ये कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया पोस्ट प्रोजेक्ट 2008, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट,
प्रोजेक्ट एरो 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ था और इसमें 900 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। ठीक है, किसके लिए? पोस्ट ऑफिस के कायाकल्प को बेहतर करने के लिए, आधुनिक सुविधाओं के साथ। लिख लीजिएगा, 2008 और कितना खर्चा हुआ था? 900 करोड़ रुपए की लगाए गए थे। किस लिए? जो पोस्ट ऑफिस की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए और आधुनिक चीज़ों से लैस करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इनका चाहे जो भी स्लोगन समझ लो, चाहे मेन मुद्दा समझ लो, वो ये था, लुक एंड फील, लुक एंड फील, ये चीज़ थी इनकी मेन थीम। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इनकी मेन थीम थी। ठीक, जो प्रोजेक्ट एरो था हमारा इंडिया पोस्ट का, वो जनरली एक प्रकार का एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था जिससे भारतीय डाक विभाग को उस समय आधुनिकता के मामले में एकदम ऊंचाई पर पहुंचा देना, कि हम कस्टमर को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा प्रदान कर सकें। ठीक है, क्योंकि जन सेवा डाक सेवा है। ठीक है ना। और इसके लिए डीओपी को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, भारतीय डाक विभाग को इसके लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था। किस फील्ड में? एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा अवार्ड मिला था डीओपी को, एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग 2008-9। ठीक, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पोस्ट 21/4/2010 को मिला था ये। जी लिखिए, डीओपी रिसीव्ड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग 2008-9 फॉर प्रोजेक्ट एरो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पोस्ट ऑन 21/4/2010। ठीक है, ठीक है ना। आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपका लोगो भी चेंज हो गया था उस दौरान। तो लिख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक नया लोगो मिला था। कब? 09/2008 को। ये कुछ मुख्य बिंदु थे इस पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सुनने के समझने में दिक्कत ना। सितंबर 2008। हाँ ठीक, बस डेट नहीं है कोई? डेट याद नहीं, गूगल पे होगी, मैं लिखी नहीं। गर्मी तो नहीं लग रही ना बाबू? नहीं सर, ठीक है, चलो अगला जो इसका पिलर था 4 नंबर का, वो है दर्पण। ठीक है, क्या है? दर्पण। तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म ही याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है। लिख दे रहा हूँ, देखो ऑनलाइन क्लास अच्छी तो लगती है, लेकिन लापरवाही होती है, उसमें लापरवाही भी होने की संभावनाएं रहती हैं, बहुत तगड़ी होती है सर। है ना। नहीं, मजबूरी है तो बात अलग है। अब जैसे वो मैम नहीं आ पा रही भाई, वो उनकी पोस्टिंग ही ऐसी जगह है, मतलब उनका अप डाउन होता रहता है ना। लेकिन हमारा ब्लूटूथ सही नहीं है, तो पता चला हम बोले आवाज़ ही ना क्लियर हो, है ना। तो ये चीज़ तो ध्यान रखें। अब वो दोनों लखनऊ में रह के जेंट्स होके, उनको पता नहीं क्या दिक्कत है।
चाहिए सारी चीज़ें। यहाँ तक लिख लिया। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, दर्पण जैसे ही दिमाग में आ जाए तो पहला चीज़ याद रखना चाहिए, आईटी मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है। किसके लिए बना? रूरल पोस्ट ऑफिस के लिए। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट था हमारा वो आईटी मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये डीओपी ने 2017 में अपने अंडर में लिया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट, डीओपी द्वारा 2017 में इसे अंडरटेकन किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 1400 करोड़ रुपए का समावेश किया गया था। दूसरा मुख्य बिंदु ये है, इसमें हर एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को, मतलब बीपीएम को, हर एक बीपीएम को एक लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन डिवाइस देना था। क्या देना था? हर एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के पास एक डिवाइस होनी चाहिए थी जिसे बोलते हैं आवाज़ आई क्या? आपको दगने हैं कुछ उस तरीके के वाले, दगने गोली चल रही स्त्री के साथ हो सकता है। यहाँ से नहीं, बाहर बहुत दूर से, थोड़ा सा अच्छा। आसपास की छत से, अपने घर से नहीं। अच्छा, हर एक बीपीएम को एक डिवाइस दी गई थी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस दी गई थी हर एक बीपीएम को इसी के सौजन्य से। इसका एक और नाम है, वो भी याद कर लीजिए। इसको कुछ लोग लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, इसको एक नाम और दिया गया था, लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, मतलब कम पावर का प्रयोग करके भी उस डिवाइस को चलाया जा सकता था। अब इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में हर एक ग्रामीण उपभोक्ता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ये डिवाइस दी गई थी ब्रांच पोस्ट मास्टर को, क्योंकि बीओ में रहते हैं वो। ठीक है, और बीओ में जाकर वो इस ही डिवाइस से अधिकतर जो सेवाएं हैं भारतीय डाक विभाग की, वो वहाँ के ग्रामीण लोगों को पहुँचा सकें। मेन इसका उद्देश्य ये था। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य क्लियर हो गया। ठीक, एक बात और आती है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सेवा थी या टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम बदल कर दर्पण कर दिया गया था। ठीक है, तो हम उसको ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ डिवाइस की बात आई है तो उसका नाम है RICT। RICT मतलब रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो वर्ड था, इसी को दोबारा नाम दिया गया था दर्पण। तो याद रखिएगा, ये वाइजा वर्षा है प्लीज़, इसीलिए मैंने क्या बोला है, लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। तो रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या सिंपल से RICT को ही दर्पण, हाँ, रीनेम किया। RICT का ही दूसरा नाम क्या है? दर्पण है। इसका फुल फॉर्म लिख दें क्या भैया? ठीक है, अब एक और बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि द मेन गोल ऑफ प्रोजेक्ट दर्पण, बात समझिएगा, जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जो भी ये सब कहानी कथा चल रही है, वही उसका मेन गोल क्या है, मेन लक्ष्य क्या था, तो वो यही था, प्रोजेक्ट दर्पण। तो हम याद रखेंगे कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का जो मेन गोल, मेन लक्ष्य जो था, 8 बता रखे हैं।
उसमें सबसे मेन गोल ये है, मुख्य है, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी पकड़ हो जाएगी तभी तभी तो कहेंगे कि हर जगह पहुंच गए, शहर में तो पहुंच ही रहे हैं। ठीक, क्योंकि भाई गांव में अभी भी कई लोग को काफ़ी चीज़ें नहीं पता हैं, तो उनको जाना है, सारी सुविधाएं उनके घर पे आकर देनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं पढ़ना, मेन चीज़ है। अब पहला पॉइंट लिख लीजिए कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रूरल एरियाज़ में सारी फाइनेंशियल रेमिटेंस जैसे कि सेविंग अकाउंट से जुड़ी हुई, मतलब कहने का अर्थ है कि फाइनेंशियल सुविधाएं, सेविंग बैंक हो गया आपका, पीएलआई हो गया, आरपीएलआई हो गया, ठीक है, कैश सर्टिफिकेट हो गए, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार करना। अब आपने एक और देखा होगा, मनरेगा, नाम सुना होगा, ठीक, लेकिन उसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, पहले कुछ महात्मा गांधी के नाम पे थी, बाद में कुछ चेंज हुई थी। ना ठीक है, यही भैया, यही। ठीक है, मनरेगा लोग बोलते हैं, नहीं इसका सही यही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये एकमात्र ऐसी जिसमें गारंटी के 100 दिन का रोजगार देना ही देना है। ठीक है ना, तो इसका क्या करना है, इसमें यहाँ पे क्या मतलब? ये भी उसी में प्रसार में था, ये सुविधाएं भी इसी के थ्रू मिलेंगी। देखो, कहने का अर्थ ये था कि जो हमारे रूरल लोग थे उनको शहर ना जाना पड़े अपने किसी काम के लिए, वहीं पे सारी चीज़ें हो जाए, ये इसीलिए ये सारी चीज़ें होती। ठीक है, चलो। अच्छा, दर्पण डिवाइस कभी देखी है या फिर मतलब? हमने तो कभी यूज नहीं की, ना देखी जरूर है बीपीओ के पास, पहले जो थी देखी। अच्छा, कनेक्टर के टाइप वाली ये जो बताया ना कि उसमें से कुछ निकलता भी रहता है, उसमें वो शीट पड़ी है। चले, नहीं वो, अरे हाँ, वो कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ वो होते हैं टिकट्स काटते हैं, वो थोड़ा बहुत वैसा मिलता जुलता, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, कुछ चीज़ें ध्यान रख लीजिए बस एप्लीकेशन में। बाकी मैं आपसे नोट्स में दे ही रखा है, एप्लीकेशन इन दर्पण डिवाइस। कुछ कमांडें बस ध्यान रख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कुछ तो याद हो जाएगी किसमें क्या होना। तो कुछ चीज़ें आपको सही लग रही होंगी। यहाँ पे क्या लिखा है, CBS DOP, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, CBS लिखा है, तो CBS कहाँ यूज़ होता है, बैंकिंग में, POSB में, तो हम लिखेंगे POSB का ट्रांजैक्शन इससे होगा। ऐसे पकड़ना है आपको, ठीक है, हाँ लिख लीजिए ज़्यादा। CBS लिखा है तो इसका मतलब POSB ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेशन यूज़ होगी। ठीक है, अरे उसमें कई सारे एंटीना होते हैं, थर्मल प्रिंटर होता है, MCT होती है ना, वो सब आपको दे रखा है उसमें। हाँ है। ठीक, ये CBS है तो किसके लिए यूज़ होगा, POSB ट्रांजैक्शन के लिए। ये DELAPPS, डिली आ रहा वर्ड, डिली का मतलब डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, समझ गए। ऐसे याद करना, एग्ज़ाम में आएगा कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन दर्पण में किस लिए यूज़ होता है, तो घबराना नहीं है। CBS, POSB,
DAR डिलीवरी ऑफ आर्टिकल हो गया। PLIDOP आंख बंद कर लो, डिपॉजिट ऑफ प्रीमियम ऑफ PLI/RPLI, ठीक है। डेमो बुकिंग किसके लिए? आर्टिकल की बुकिंग, बात खत्म। EMO पेमेंट, ठीक है। कॉमन ऐप का मतलब किसी डिवाइस को अपडेट करना, खाली ये लिख लो बस, लास्ट में किसी डिवाइस को अपडेट करना, ये खाली ये वाला है, बाकी तो बन सकता है। लास्ट में क्या लिखा है? BPM DV MGMT। जब किसी, ये भी लिखना पड़ेगा, BPM लिखा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ BPM और सब्स्टिट्यूट, बस। बाकी देखो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ऑफ BPM और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं ना। चलो, ये अभी भी यूज हो रही है। हाँ ये यूज होती है। पता नहीं, पैसे को देखा नहीं है। चलो, वो डेट भी लिखा दूँ कि दर्पण में इतने सारे माइग्रेट हुए थे? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, उसे पढ़ा। चलिए, अगला लिखते हैं नान्यता। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्या है? नान्यता। नान्यता को पहले मोटा मोटे समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप मेल एंड सॉर्टिंग ब्रांच में हैं, ठीक है, या आप कहीं भी हैं, मतलब मान लेते हैं कोई भी डाक खाना है जिसके अंदर कई सारी पत्र पेटिकाएँ आती हैं। पत्र पेटिकाएँ समझते ना, लेटर बॉक्सेस भी 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा लगा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं टीवी लेटर बॉक्स, और आमतौर पे आपने पिक्चरों में ये वाला देखा होगा, ठीक, इसको बोलते हैं टावर लेटर बॉक्स। ध्यान रखिएगा, लेटर बॉक्स में 2 तरह का होता है, टीवी और टावर होता है, ठीक है, और कुछ ना समझिएगा, ठीक। तो 2 तरह के लेटर बॉक्स हो गए। तो जनरली होता क्या है कि ये इसलिए पहले क्या करता था आदमी, जो भी लेटर बॉक्स पियोन रहता होगा, चाहे किसी भी पोस्ट ऑफिस में, मेल में, ब्रांच में, कहीं भी रहता हो, तो उस ब्रांच के अंतर्गत जो भी लेटर बॉक्स पियोन आता है, LBP बोलते हैं उसे, लेटर बॉक्स पियोन, ठीक है ना। लेटर बॉक्स पियोन जाता था, डाक पेटिका खोला। हर एक डाक पेटिका पे समय सारणी भी लगी रहती है, ध्यान दीजिएगा, कभी उस पर लिखा होता है कितने से बजे वो खोली जाएगी, टाइम होता है बाकायदा, ठीक है। पहला काम क्या, वो जाएगा तुरंत डाक पेटिका खोलेगा, पहले शुरुआत में गिनेगा, काउंट करेगा बाकायदा, अपना किताब में लिखेगा हाँ इतनी मिली, ठीक है। फिर ला करके ब्रांच में जहाँ वो काम करता है, मान लेते हैं किसी न्यू हैदराबाद पोस्ट ऑफिस में है, वहाँ जाके दे देगा कि साहब हमारे अंतर्गत आने वाले इतने डाक पेटिकाएँ थी, उनसे ये डाक मिली है, मैंने इतनी गिन के काउंट किया, आप चाहो तो काउंट कर लो। तो वहाँ का बाबू जो होगा वो भी काउंट कर लेगा, मिलाएगा दोनों, हाँ तुमने भी सही लिए, हमारी भी सही, बराबर काउंटिंग हो गई, ठीक है। ये सारा काम होता था, ये पहले कागज़ पे होता था। ये हो गई काउंटिंग उसकी, कितना आया। फिर हम लोग जो भी हम हो गए, मतलब बाबू जो भी हो गया XYZ, वो सॉर्टिंग करेगा, TD की, नॉन TD की, या उसके पोस्ट ऑफिस से बटने वाली अलग अलग कर लेगा, उसमें डाक टिकट विकट देख लेगा, ठीक। लेकिन ये चीज़ तो उसके रिकॉर्ड में रहता था ना। कल को मान लो कोई सुपरवाइज़र आए, कोई अधिकारी आए, उसको ये जानना हो कि कितने लेटर बॉक्स खुले हैं पिछले दिन में, तो क्या हमारा रजिस्टर मंगाएगा, रजिस्टर में देखेगा। पहले तो ये देखेगा कि इस डाक खाने के अंतर्गत कितने लेटर बॉक्स आते हैं, देखेगा। जैसे मान लेते हैं 45 या 46 जो भी है, 50 मान लेते हैं आते हैं। अब 50 लेटर बॉक्स की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है? रजिस्टर मेंटेन किया कि नहीं किया? मान लो नहीं मेंटेन है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फिर एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, नान्यता सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है कि जो लेटर बॉक्स पियोन
जिन जिन डाक पेटिकाओं के पास जाएगा, डाक निकालेगा, काउंट करेगा, उसमें जीपीएस लगा होता है, उसमें एंट्री कर देगा कि इतने डाक पेटिकाएँ फला डाक पेटिका से मिली है। ठीक है, तो जब वो 50 जगह जाएगा ना, तभी वो 50 जगह दिखाएगा सिस्टम में। फिर क्या करेगा कि मान लो आप आए और सर को जानना है कि खुला था कि नहीं, लेकिन इसमें यह कि तुरंत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो अपडेट करेगा पूरा, क्योंकि सुबह से शाम तक होता है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह खोल के चला आया काम हो गया, सुबह भी जाएगा, फिर मान लेते हैं कि 5 बजे गया, 5 बजे ज़्यादा बोल दे, 6 बजे गया, फिर 9 बजे गया, फिर 11 बजे गया, फिर 1:30 बजे गया, फिर 4 बजे गया, फिर 5 बजे गया। ठीक है, तब दिन भर का ना काम होगा, तो उसमें टाइम भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे उसने खोला, अगले दिन हमने उसको क्लिक किया, डाला, क्या डालेंगे, पहले सर्किल डालते हैं। नन्यता लॉगिन ऐप होता है, लॉगिन किया, सर्किल का नाम डाला, फिर रीजन का नाम डाला, फिर डिवीज़न का नाम डाला, फिर जो पोस्ट ऑफिस का नाम डाला, फिर डेट डाली और फैच कर दिया, डिटेल आ जाएगी। कितने लेटर बॉक्स खुले थे ये भी आ जाएगा, कितने लेटर बॉक्स नहीं खुले ये भी आ जाएगा, कितने आर्टिकल उसने डाले हैं ये भी आ जाएगा। तो अब किसी को झंझट नहीं है मेंटेन करने की, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया। यही है नन्यता सॉफ्टवेयर की कथा, यही कहानी है, समझ में आया? ठीक है, तो अब इसमें क्या हो, ये नहीं कर सकता वो कि उसने डाक निकाली और पोस्ट ऑफिस में आके गिन के डालेगा ना, पकड़ जाएगा वो। उसको डाक पेटिका पे जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके निकला, डाक पेटिका पे गिनेगा और बाकायदा गिन करके एंट्री करेगा। पता चला अगर ये नहीं किया यहाँ, तो फिर ये वाला नहीं दिखाएगा, वो आगे अपडेट ही नहीं करेगा, वो अपडेट ही नहीं करेगा, लोकेशन नहीं करेगा। तो ये इसीलिए डेवलप हुआ था कि पता तो चले कि भैया हमारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, समझिए। ये है नन्यता सॉफ्टवेयर। कभी आइएगा ऑफिस, दिखाएंगे आपको, बहुत कहते हैं, सब डिटेल इसमें आता है, पूरा दिन का आता है। लेकिन ये अगले दिन लेना चाहिए। मान लो 6 बजे वो चला गया, हम 12 बजे निकालेंगे, तो वो 6 बजे का दिखाएगा और 6 से 12 में जितनी बार खुला उतने का ही दिखाएगा। ये एलवीपी लोग अभी होते हैं? हाँ, एलवीपी हैं। ये सबसे जूनियर एमटीएस होगा, या फिर कहीं कहीं जेडीएस भी लगा दिए जाते हैं। सबसे जूनियर वाले को ही लगाया जाता है अभी तक जो मैंने देखा, लेकिन इसका नियम मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं इस बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। हाँ, सुबह इनका काम ये नहीं घूमने टहल सकता, सवेरे जाएगा, फिर आके देगा, काउंट करके देगा। ठीक है, उसके टाइम निर्धारित होते हैं, जैसे मान लेते हैं 6 बजे है, 9 बजे है, 11 बजे है, 1:30 बजे है, 4 बजे है, 5:30 बजे है, इस तरह होता है। कहीं के चेंज भी हो सकता है ना। ये नहीं कि 6 बजे डाल के चला गया तो बस ड्यूटी ख़त्म ना, तो उसको आना पड़ेगा। 8 घंटे की ड्यूटी कैसे दिखाएगा? ठीक है, बात समझे? ये पूरी कहानी थी नन्यता सॉफ्टवेयर की। अब क्या है कि किसी को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद पूरी जानकारी आ सकती है, कितने खुले, कितने नहीं खुले, कितने आर्टिकल लाया, सब आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलो, ये तो हो गई कहानी समझने के लिए। ठीक है, तो नन्यता क्या है? नन्यता इज एन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इन एंड्रॉयड जीपीएस बेस्ड मोबाइल फ़ोन। एप्पल नहीं यूज़ होगा इसमें, इसमें एक ऐसा मोबाइल यूज़ होगा जिसमें एंड्रॉयड चलता हो और जीपीएस हो। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म, आईएमआई का फुल फॉर्म, ये सब ढूंढ लेना अपने गूगल से। ठीक है भैया, क्यों यूज़ किया जाता था? लेटर बॉक्स की क्लियरिंग के लिए। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस लिए? लेटर बॉक्स की क्लियरिंग होना इसलिए। किसके द्वारा? मेल पियन, कुछ लोग मेल पियोन भी यूज़ होते हैं कहीं कहीं, लेटर बॉक्स पियोन इनको बोला जाता है। कहीं कहीं पोस्टमैन भी जाता है, कहीं कहीं एमटीएस भी जाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझे? तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में डाला जाएगा, आप जाएंगे सब अपडेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो पॉस यूज़ किया जाता है उसका नाम है, वो बोलते हैं नन्यता MIS। ये याद रखिएगा। ये सब समझे नहीं आता है भाई।
अरे समझ लो एक प्रकार से सॉफ्टवेयर का नाम समझ लो, ठीक है। MIS का मुझे फिर मंथली इनकम स्कीम याद आ जाएगी, ठीक है। नन्यता समझ में आ गया ना कहानी। अगर हमको जानना हो कितने डाक खाने के लिए हम क्या करेंगे, नन्यता वाला सॉफ्टवेयर पे अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे नहीं, मोबाइल उसके पास है, पियोन के पास है मोबाइल। उसका काम क्या है, जहाँ जहाँ जा रहा है वहीं खड़ा होगा। जैसे ये यहाँ डाक पेटी का है, खड़ा हो जाएगा यहाँ लॉगिन करके डालना है उसको, नहीं तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक। हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, सर्किल का नाम, फिर रीजन का नाम, फिर डिवीज़न का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम। हाँ हाँ, बस ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, हर एक डाक पेटिका पे एक बारकोड लगा होता है, ठीक है। जैसे ही वो स्मार्टफोन जिसमें GPS लगा है वो इस बारकोड को स्कैन करेगा, जैसे बारकोड को स्कैन करेगा तो उस लेटर बॉक्स, जब हम स्कैन करेंगे तो वो उस लेटर बॉक्स की लोकेशन, उसकी डेट और टाइम तीनों सर्वर में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बात समझे, क्लियर है। लेकिन सेंट्रल सर्वर पे वो डालेगा कि कितने आर्टिकल थे, किसकी आईडी लगी, ये सब वो डालेगा। मतलब कुल मिला के वो जाना है, उसे स्कैन करना है, और जैसे उसने स्कैन मारा, कट से लोड हो गया कि यहाँ पे ये खड़ा है, इतने टाइम पे खड़ा है। इसी से ट्रैक होता है कि वो गया था कि नहीं गया था। वो भैया वो जाने, वो भगवान जाने, है ना। नहीं उतना आसान नहीं होता। GPS लगा यार, है ना, तो GPS लगा, मोबाइल लोकेशन में तो जाएगी, है ना बाबू, ठीक है। तो जैसे ही वो सेंट्रल सर्वर पे जो अपलोड करता है ना, बात समझना, अपनी एम्प्लॉय आईडी भी डालेगा उस पर, तभी तो पता चलेगा कौन गया था, और कितना उसने डाक क्लियर किया वो भी डालेगा। कहाँ डालेगा, सेंट्रल सर्वर पे, जिसका एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है https://appost.in नन्यथा। ये प्रोसेस को पूरे कहते हैं नन्यथा MIS। अब समझ गया, अभी आपने पूछा था ना, इसी को बोलते हैं नन्यथा MIS। क्लियर है। हर एक पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को एक लॉगिन, मतलब यूज़र आईडी दी गई है और पासवर्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, वो उस वेबसाइट पे जाएगा डायरेक्ट और MIS डिटेल डालेगा, जिससे ये पता चल जाएगा भैया पोस्ट ऑफिस से संबंधित सारे लेटर बॉक्स खुले हैं कि नहीं खुले हैं, ठीक है। ठीक, समझ गया ना। यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, वो सीधे इस पर कनेक्ट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा। हम क्या डालेंगे उस पर, सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, जिसे बताया था। इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो डाक पेटिका, मतलब लेटर बॉक्स, आखिरी बार किस दिन कितने समय खुली थी सब। और उसका ड्यू टाइम भी डाला जाता है कि ड्यू टाइम से कितना देर में है, मतलब बच नहीं सकते हो, ठीक है। बच नहीं सकता लेटर बॉक्स पे, बहाना नहीं बना सकता, ठीक है। हर एक लेटर बॉक्स में कितने लेटर हैं वो उसको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी जो फर्स्ट क्लास मेल होती है उसमें बारकोड तो होता नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अगर कोई लेटर बॉक्स कई दिनों से नहीं क्लियर किया गया है तो उसकी जानकारी खट से पता चल जाएगी और आगे भेज दी जाएगी। इससे ये भी पता चल जाएगा कितने लेटर बॉक्स में ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब एक जगह उसने खोला 7 बजे, एक जगह खोला 9 बजे, मतलब 2 घंटे कहाँ रहा, ये भी पूछा जा सकता है। बात समझे। गूगल मैप का भी यूज़ हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। बात समझे। पब्लिक भी पता कर सकती है, ये इसीलिए बनाया गया। तो लेटर बॉक्स पे क्या लगा होता है, बारकोड स्टिकर लगा होता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है बाहर लगा रहेगा तो कोई भी वो निकाल लेगा, इसलिए वो अंदर लगा होता है, ठीक है ना। कि वो ऐसे खोला, खोल के अंदर स्कैन किया, पहले स्कैन करेगा, बाकी काम बाद में करेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उसको, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो नन्यता किस लिए यूज़ किया जाता है भैया, लेटर बॉक्स के लिए। हाँ, ठीक है ना। सारा कहानी नन्यता की क्लियर है। यस सर। ओके,
चलिए, सारे ऐप में सबसे बढ़िया ऐप लगा अभी तक का। अच्छा अरे भैया आना हो तो पूरा डिटेल बता देंगे कैसे लॉगिन होता है। वो तो उस LVP से पूछना कि उसकी क्या हालत होती है, समझे। बेचारा मान लो अगर किसी काम उसका नहीं चला तो उसको बाकायदा रिपोर्ट करनी पड़ती है, ये भी लिखनी पड़ती है, नोटिस देनी पड़ती है कि सर इसी कारण नहीं हो पाया। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। हाँ, मतलब पूरा पारदर्शी हो गया है। जैसे रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट है उसमें ट्रैकिंग हो सकती है, यहाँ ये ट्रैक हो सकता है कि उस बंदे ने काम किया है कि नहीं किया है। अगर वो ये कहे कि हम गए थे साहब, खट से कहेगा निकालो जरा अन्यथा लॉगिन करके MIS, पता चल जाएगा उस दिन ड्यूटी पे कौन था, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके घर में जो भी आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है वो आपकी असेट है कि नहीं है। असेट समझते हो ना, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको क्या बताएं। आप तो अच्छे से तैयारी कर लो तो AA आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में तो असेट्स के रूप में लिखा रहता था, ठीक है। कंप्यूटर को। तो हमारा जो भारतीय डाक विभाग है, ठीक है, उसमें जितने भी डेस्कटॉप यूज़ हो रहे हैं, जितने भी लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं, वो भी तो हमारे एसेट ही हुए। ठीक है, ये हमारे लेकिन IT एसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? IT एसेट। ठीक है ना, IT एसेट कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनमें भी वायरस आने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको वायरस से बचाने के लिए हमारा जो भारतीय डाक विभाग था उसने एक सिमेंटिक एंटीवायरस सॉल्यूशन बनाया, मतलब यूज़ किया। ठीक है, तो समझ गए किस लिए यूज़ किया गया, इसलिए यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऐसा प्रोटेक्शन है जो हमारे डेस्कटॉप को, हमारे सर्वर को, हमारे लैपटॉप को किससे बचाता है, मॉलवेयर से बचाता है, जिससे कि वो करप्ट ना हो। भैया पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और ये भी बता देगा कि ये थ्रेटिंग वाला है, ये थ्रेट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। बाकी रहने दीजिए, उसमें कुछ नहीं है। एक वर्ड याद कर लिए, जहाँ पर 10 से अधिक सिस्टम होते हैं, जहाँ पर 10 से अधिक सिस्टम होते हैं वहाँ पर हमारा भारतीय डाक विभाग एक और चीज़ यूज़ करता है, उसे बोलते हैं सीमेंटिक गप। क्या बोलते हैं? गप। गप का मतलब हो गया ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर। बस इतना ही पढ़ लीजिए, इसमें बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। बाकी कोई कमी हो तो बताइएगा, जिससे कि बेहतर किया जा सके।